प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष 15 और 16 जून के समाचारों पर आधारित प्रश्नों को लेकर। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का उद्देश्य क्या है? काफी इंपॉर्टेंट योजना है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इस योजना का उद्देश्य है शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना। इस योजना की शुरुआत की बात करें 1 फरवरी 2019 में राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत की और इससे पहले बेरोजगारी भत्ते को लेकर अक्षत नाम से योजना चलती थी। तो अक्षत योजना का नाम परिवर्तित करके एक नई योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को शुरू किया गया। रोजगार सेवा निदेशालय इसकी नोडल एजेंसी है। इसके उद्देश्य पर हमने बात की, ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना। कितना बेरोजगारी भत्ता इस योजना के तहत मिलता है? पुरुषों को 4000 रुपए प्रति माह और अदर कैटेगरी को 45 रुपए प्रति माह। और अदर कैटेगरी की बात करें तो इसमें महिलाएं, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर आते हैं। इससे पहले इस योजना के तहत पुरुषों को 3000 रुपए और महिलाओं दिव्यांगजनों को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलता था। तो 1000 रुपए इस योजना के तहत भत्ता को बढ़ा दिया गया है। इस योजना में कौन लाभार्थी हो सकता है? तो राजस्थान का मूल निवासी हो, पहली कंडीशन, स्नातक शिक्षा प्राप्त की हो, 12वीं और ग्रेजुएट राजस्थान के ही किसी स्कूल या कॉलेज से प्राप्त की हो, और अधिकतम आयु की बात करें तो 30 वर्ष पुरुषों के लिए है, 35 वर्ष अन्य कैटेगरी के लिए, महिलाएं, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर के लिए। न्यूनतम आयु की कोई बात नहीं है। अधिकतम 2 वर्ष तक इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है, बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है। प्रति वर्ष 1,60,000 का चयन किया जाता है। इस योजना के तहत 1,60,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। परिवार की आय प्रति वर्ष 2 लाख से कम होनी चाहिए। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इस योजना अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषक निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के सभी परिवारों के प्रीमियम का 100% भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा, ये गलत बात है। इस योजना में साधारण बीमारियों हेतु 50,000 प्रति वर्ष प्रति परिवार का बीमा कवर दे है। इस योजना में परिवार के आकार और आयु की कोई सीमा नहीं है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। योजना के उद्देश्य की बात करें तो राजस्थान के बजट 2021-22 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात थी, सार्वभौमिक स्वास्थ्य की बात थी, और इसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की घोषणा के तहत इस योजना को जो है वो घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य है पात्र परिवारों पर जो स्वास्थ्य पर व्यय आता है उसको कम करना है। पात्र परिवारों का राजकीय अस्पतालों के साथ साथ योजना में संबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना है। राज्य के पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के प्रारंभ होने की बात करें तो राजस्थान में 30 जनवरी 2021 से लागू आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया गया, और इसी योजना के दायरे को बढ़ाकर एक नई योजना 1 मई 2021 से शुरू की कई प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और 1 मई 2021 को भी राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया वयस्क लोगों के लिए। लाभार्थी परिवार की बात करें तो योजना के अंतर्गत जन आधार डेटाबेस से जुड़े पंजीकृत परिवार निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखते हैं। इसमें बात करें निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, प्रदेश के समस्त विभागों, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मी, लघु एवं सीमांत कृषक, गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार
निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत आए गए, यानी कि इन श्रेणी में आने वाले लोगों का जो प्रीमियम है वो सरकार देगी 100%, और इसके अतिरिक्त जो सामान्य श्रेणी से आएंगे उनको स्वयं का प्रीमियम अलग से भरना होगा। वॉलेट राशि की बात करें, इस योजना में साधारण बीमारियों हेतु 50,000 रुपए प्रति वर्ष तथा गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख की राशि का बीमा कवर प्रति वर्ष प्रति परिवार देय है, यानी कि कुल मिलाकर 5 लाख रुपए का बीमा कवर, इसमें साधारण बीमारी और गंभीर बीमारी भी आती है, प्रति परिवार प्रति वर्ष देय होगा। ये वॉलेट राशि पूरे परिवार के लिए एक पॉलिसी वर्ष में उपयोग के लिए है, 1 साल में इसका उपयोग किया जाना है। यदि किसी पॉलिसी वर्ष के दौरान मरीज के लिए पैकेज बुक करते समय मरीज के वॉलेट राशि कम पड़ जाती है अथवा समाप्त हो गई है, तो ऐसी स्थिति में शेष राशि का भुगतान मरीज के द्वारा स्वयं किया जाएगा, यानी कि 5 लाख की जो वॉलेट राशि है, इससे ज्यादा स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर लिया है किसी अस्पताल से, तो 5 लाख के अतिरिक्त आने वाला जो खर्च है वो मरीज के द्वारा ही व्यय किया जाएगा। पैकेज की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत कुल 1576 प्रकार के पैकेजेस है। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन बन सकता है। 1576 प्रकार के पैकेजेस हैं, और इन पैकेजेस को और अधिक सुगम और समझने के लिए आसान बनाने के लिए 3219 पैकेज में विभक्त कर दिया गया है। तो 1576 पैकेजेस है, कुल बीमारियों का इलाज इसमें होगा। 3219 पैकेज को में विभक्त किया गया है 1576 प्रकार के पैकेजेस को। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों और डॉक्टर के परामर्श शुल्क का वे उस पैकेज की राशि में ही सम्मिलित होगा। योजना में परिवार के आकार और आयु की कोई सीमा नहीं है। 1 वर्ष तक के शिशु बिना परिवार के कार्ड में नाम के भी योजना में लाभ लेने के लिए अधिकृत हो गए। तो काफी इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य को लेकर योजना है। कोविड को देखते हुए हेल्थ कैसे हमारी प्राथमिकता में आ गया है, और हमें ये पता है कि राजस्थान पूरे भारतवर्ष का पहला ऐसा राज्य था जिसने निःशुल्क दवाई वितरण योजना भी शुरू की थी। निःशुल्क श्रेणी 2 श्रेणियां इस योजना के अंतर्गत आती है। एक श्रेणी निःशुल्क श्रेणी परिवार, यानी कि इसका जो प्रीमियम है 100% सरकार देगी। इसमें हम देखते हैं लघु सीमांत कृषक आते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लाभार्थी परिवार, सामाजिक व आर्थिक जनगणना के अंतर्गत आने वाले परिवार, संविदा कर्मी आते हैं। इसके अतिरिक्त आने वाली श्रेणी में 850 का प्रीमियम भरकर इस स्वास्थ्य योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, और 850 की प्रीमियम के अतिरिक्त जो 50% और प्रीमियम होगा वो सरकार देगी, यानी कि जो 850 का प्रीमियम है वो 50% है, इसके अतिरिक्त जो 50% का प्रीमियम है वो सरकार देगी, और बाकी की जो निःशुल्क श्रेणी है उसमें 100% का प्रीमियम सरकार देगी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने देश का पहला विद्युत मुक्त निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव उपकरण जीवन वायु विकसित किया है? तो जीवन वायु विकसित करने वाला है IIT रोपड़। IIT रोपड़ ने जीवन वायु विकसित किया है, एक उपकरण है जीवन वायु। क्या है उपकरण? नींद के दौरान सांस लेने में समस्या वाले मरीजों के लिए एक उपचार पद्धति है, यानी कि ऑक्सीजन का प्रवाह आसानी से इस उपकरण के माध्यम से करवाया जा सकता है। जो फेफड़े हैं वो अच्छी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, तो फेफड़े को फुलाने का काम भी ये उपकरण करता है। IIT रोपड़ की प्रोफेसर डॉक्टर खुशबू राखा ने इसको विकसित किया है। और भारत में IIT की बात करें तो हमें पता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुल 23 है। पहला जो IIT था वह था खड़गपुर पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, और IIT रोपड़ पंजाब में है, 2008 में बना था। विश्व दाता सूचकांक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश सबसे अधिक परोपकार करने में प्रथम स्थान पे रहा? यानी कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। और कोरोना के दौर में परोपकार जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मानव स्वभाव, मानव का एक इंपॉर्टेंट गुण सामने आया। इंडोनेशिया पहले स्थान पे रहा, एशिया महाद्वीप का देश इंडोनेशिया। विश्व दाता सूचकांक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात करें तो यूके स्थित चैरिटीज एंड फाउंडेशन संस्था द्वारा ये जारी किया जाता है। 114 देशों को इसमें शामिल किया गया है। पहले स्थान पर इंडोनेशिया है, दूसरे स्थान पर अफ्रीका महाद्वीप का केनिया है,
और भारत का स्थान है 14वां नंबर, और इससे पहले भारत का स्थान था 82वां नंबर। यानी कि कोविड के समय में भारत के लोगों ने, भारत के समाज ने, बहुत सारे एनजीओज ने परोपकार की दिशा में कदम उठाए। समाचारों में आया दामिनी ऐप का मुख्य कार्य क्या है? तो दामिनी ऐप का जो जिक्र है वो भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था। आकाशीय बिजली को गिरने से लोगों को सतर्क करने के लिए, जो आकाशीय बिजली होती है वो गिरती है और उससे नुकसान को कम कैसे किया जा सके, दामिनी ऐप अलर्ट करने का काम करता है। दामिनी ऐप को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला पुणे स्थित भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्था ने बनाया है। इसने देश भर में 48 सेंसर के साथ एक लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क स्थापित किया है, और ये दामिनी ऐप 40 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के संभावित स्थान की जानकारी देगी, और जो उससे नुकसान होता है उसको कम भी किया जा सकता है। कोविड काल में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत लाभार्थी को कितना अतिरिक्त अन्न मिलता है? तो इस योजना के तहत लाभार्थी को अतिरिक्त अन्न मिलता है, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम का अतिरिक्त अन्न मिलता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो कोविड की पहली लहर में इस योजना की शुरुआत की गई। देखिए परोपकार की रिपोर्ट हम पढ़ के आए हैं, विश्वदाता रिपोर्ट। तो सरकार ने भी एक परोपकार का काम किया। अप्रैल से लेकर जून 2020 में इस योजना को लागू किया गया, फिर इसको बढ़ा दिया गया जुलाई से लेकर नवंबर 2020 में। कोविड की दूसरी लहर में मई में इसको फिर से स्टार्ट किया गया और नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि ये पूरे आजीवन समय के लिए नहीं, ये कुछ कोविड की आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए इसको लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत कवर किए गए लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम का मुफ्त खाद्यान्न आवंटित किया जाएगा, और ये जो आवंटन होगा NFSA खाद्यान्नों के अतिरिक्त होगा। यानी कि जो खाद्यान्न, जो अनाज मिल रहा है अभी तक, उसके अतिरिक्त ये मुफ्त में मिलने वाला, फ्री में मिलने वाला अनाज होगा। सभी राशन कार्ड धारक जिनके पास BPL APL राशन है इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जल जीवन मिशन काफी इंपॉर्टेंट मिशन भारत को देखते हुए, क्योंकि हमें पता है भारत में दुनिया की कुल 17% से ज्यादा आबादी रहती है, लेकिन दुनिया का पीने योग्य पानी की बात करें तो 4% ही है। जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति हर घर नल के लक्ष्य को सुनिश्चित किया जाएगा? तो 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत भारत के सभी ग्रामीण घरों तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का एक टारगेट सेट किया गया। अगस्त 2019 में भारत के प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसके नोडल मंत्रालय की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, और जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। जल जीवन मिशन भारत सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उप वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया है? तो उप वर्गीकरण के लिए OBC के लिए जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया गया है। जस्टिस रोहिणी आयोग के बारे में बात करें तो जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 340 में ये बात है, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन की दशा को देखते हुए सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन कर सकता है। अक्टूबर 2017 में इस आयोग का गठन किया गया 12 सप्ताह के लिए, लेकिन आरक्षण एक जटिल प्रक्रिया है तो इस आयोग का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है। आरक्षण, इस आयोग का उद्देश्य है आरक्षण का युक्ति संगत वितरण के लिए OBC का उप वर्गीकरण करना। यानी कि OBC में जो 27% केंद्र में आरक्षण है, वो आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग में कैसे अन्य जातियों को भी पहुंचाए जा सके, एक तार्किक आरक्षण की बात करता है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देता है। इससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो था वो वैधानिक आयोग था, और हम भारत में अगर संस्थाओं की बात करें तो संवैधानिक आयोग वे होते हैं जिनका जिक्र संविधान में हो जाता है। जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 जोड़ा गया है और संवैधानिक आयोग हो गया। वित्त आयोग भी संवैधानिक आयोग है। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग भी संवैधानिक आयोग है।
और वैधानिक या कानूनी आयोग वे होते हैं जिनका निर्माण कानून के द्वारा किया जाता है, जैसे महिला आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, ये वैधानिक आयोग है। इसके अलावा ऐसी संस्थाएं होती है जिनका निर्माण कार्यकारी आदेश के द्वारा किया जाता है, जैसे नीति आयोग हो गया। तो हम देखते हैं रोहिणी आयोग का गठन किया गया है और इस आयोग का उद्देश्य को भी हमने देखा। और हम देखते हैं कि ओबीसी की जो व्यवस्था है वो भारत में मूल संविधान में नहीं थी। 1978 में जनता दल की सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया और इस आयोग ने ओबीसी नाम की एक अलग वर्ग की सिफारिश की, आरक्षण की व्यवस्था की सिफारिश की और 1990 के दशक के बाद ये आरक्षण की व्यवस्था भारत में लागू हुई और लगातार इस पर हम देखते हैं कि संशोधन की बात की जा रही है। अपने नागरिकों की निजता, प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर लागू किया है? यूरोपीय संघ ने अपने लोगों के डेटा सुरक्षा को देखते हुए ये कानून, ये नियम बनाया है। और हम देखते हैं कि आज के इंटरनेट के युग में डेटा प्रोटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन से हमारी प्राइवेसी जुड़ी हुई है, साइबर अटैक की समस्या जुड़ी है और आर्थिक सुरक्षा भी उसमें निहित है। तो हम देखते हैं कि जीडीपीआर क्या है? यूरोपीय संघ द्वारा लागू एक नियंत्रण व्यवस्था है जिसके तहत समूचे यूरोपीय संघ में नागरिकों के डेटा प्रोटेक्शन के अधिकारों को मजबूत किया जाएगा। और भारत में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर हम बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 है, लेकिन ये इतना मजबूत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि भारत सरकार ने डेटा की सिक्योरिटी को सीरियस लेते हुए बीएन श्रीकृष्ण समिति का गठन किया डेटा के संरक्षण के लिए और इस समिति की सिफारिश पर व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक बनाया है 2019 में। अभी ये कानून का रूप नहीं लिया और हमने अभी देखा है कि भारत सरकार और कई सोशल मीडिया साइट के बीच में टकराव तनाव की स्थिति है, उसमें एक प्राइवेसी का भी इश्यू है। हमने देखा कि व्हाट्सएप की जो एक नई पॉलिसी आई है उसमें वो अपने उपभोक्ता, अपने ग्राहकों का जो डेटा है वो फेसबुक को ट्रांसफर कर सकता है बगैर अपने ग्राहकों की सहमति से। तो इससे एक साइबर अटैक की समस्या भी जुड़ी हुई है। इसके साथ हम देखते हैं कि के.एस. पुट्टो स्वामीवाद, के.एस. पुट्टो स्वामी बनाम भारत संघ एक वाद है और इस वाद में निजता के अधिकार को, प्राइवेसी के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया और मौलिक अधिकार में निजता के अधिकार और प्राइवेसी के अधिकार के संवैधानिक अनुच्छेद की व्याख्या करें तो अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में निजता का अधिकार भी निहित है। प्रतिवर्ष 17 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के दिवस के रूप में 17 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हम बात करें 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पर, तो पहले हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट समिट रियो सम्मेलन के बारे में। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में एक सम्मेलन होता है। इससे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। इसका उद्देश्य होता है पर्यावरण का संरक्षण करना और इस सम्मेलन में बातचीत होती है उसके बाद जो परिणाम सामने आते हैं वो 3 कन्वेंशन, 3 समझौते के रूप में आते हैं। पहला CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC, UNCCD यानी कि जलवायु परिवर्तन को लेकर एक बात सामने आती है इस सम्मेलन में। दूसरा जैव विविधता को लेकर एक बात सामने आती है, एक समझौता सामने आता है। तीसरा मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने को लेकर एक समझौता सामने आता है। तो UNCCD की बात करें हम, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कन्वेंशन 1994 में ये बना था। इसका उद्देश्य है रेगिस्तान, सूखा और भूमि क्षरण को रोकना। एकमात्र बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है UNCCD और UNFCCC हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसकी प्रतिवर्ष कोप होती है, समिट होती है, सम्मेलन होता है और UNCCD का भी कोप होता है और कोप 14 जो है वो भारत की मेजबानी में हुआ है
और इस COP14 का जो परिणाम है वो दिल्ली घोषणा पत्र के रूप में सामने आया है और इसमें मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय सुझाए गए हैं। और भारत ने अपना एक लक्ष्य सेट किया है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। 2030 तक भारत क्या करेगा, 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का काम करेगा। हाल ही में चर्चा में रही गलवान घाटी अवस्थित है, तो गलवान घाटी की चर्चा हम देखते हैं भारतीय सेना और चीनी सेना के मध्य झड़पों के रूप में। तो इसकी अवस्थिति की बात करें, लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य ये अवस्थित है। मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में गलवान घाटी है और भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो 3488 किलोमीटर की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ लगती है। दूसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के साथ लगती है, भारत की 4096 किलोमीटर। भारत की चाइना के साथ 3 सेक्टर में सीमा बटी हुई है। एक है वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख से लगता है, दूसरा है सेंट्रल सेक्टर जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगता है, तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगता है। भारत मैकमोहन लाइन को मानता है और मैकमोहन लाइन के तहत अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा है, लेकिन मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता है। इसके अतिरिक्त दूसरी लाइन भी है भारत और चीन के बीच में, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके तहत अक्साई चीन का हिस्सा है। 1962 के युद्ध के बाद चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो ये एक बॉर्डर की अवस्थिति है और भारत और चीन के बीच में विवादों के कुछ पॉइंट्स देखे, कुछ बिंदु देखे तो पहला तो है सीमा विवाद, बॉर्डर का विवाद है। दूसरा विवाद है भारत की सुरक्षा में सेंधमारी करना चीन के द्वारा अपने पड़ोसी देशों के माध्यम से और स्पेशली अपने परम मित्र पाकिस्तान के माध्यम से ऐसा कार्य करता है चाइना। तीसरा हम देखते हैं कि आर्थिक जो मुद्दा है जिसमें हम चाइना के साथ व्यापार में घाटे की स्थिति में रहते हैं, ये एक बड़ा विवाद का कारण है। चौथा कोविड यानी कि कोरोना, जिससे पूरी मानव जो प्रजाति है वो बची नहीं है, काफ़ी एक भयंकर संकट का सामना कर रही है। ये चाइना से ही आया है, चाइना के वुहान से आया है। तो चाइना के प्रति पूरी दुनिया में एक अविश्वास का माहौल बना है। ठीक है, अब हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। वन लाइनर समसामयिकी नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है। 2024 तक इस प्रोग्राम के तहत पहली महिला चंद्रमा पर यानी कि हमारे मून पर भेजने का लक्ष्य है। और हमें पता है 1969 पर पहला इंसान गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसी मिशन के तहत मंगल पर मानव युक्त मिशन भी भेजा जाएगा। सिप्री रिपोर्ट 2021 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत दूसरा बड़ा हथियार आयातक देश है और सबसे बड़ा हथियार आयातक देश सऊदी अरब है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य मामलों में यानी कि रक्षा क्षेत्र में खर्च करने में तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर भारत आता है। GMAX भारत और जापान के बीच नौसेना एक युद्धाभ्यास है। भारत वर्ष 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से यानी कि सूर्य, पवन, जल के माध्यम से 450 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखता है। तो क्लास को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।